गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की क्लासेस जो कि फुल्ली अपडेटेड है अप टू 30 सितंबर 2020। और उसके अलावा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पहली क्लास, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए हमारी क्लासेस को। और सेकेंड नंबर पे आज हम स्टार्ट करेंगे बेस बिल्डिंग एंड इंट्रोडक्शन। बेस बिल्डिंग के अंदर कि आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जीएसटी क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले। आज हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जीएसटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ऑल दैट थिंग, ताकि आपको जब हम जीएसटी पढ़े, लॉ पढ़े, तब आपको इसमें आसानी हो। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना जीएसटी का बेस बिल्डिंग। सबसे पहले जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि क्या कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ये लगाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है और गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे ये कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है क्योंकि इसमें सप्लायर जो है वो टैक्स का पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, बट अल्टीमेटली जो बियर होता है ना, वो फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है। यानी कि अल्टीमेटली जो इसे बियर करता है वो कौन होता है? फाइनल कंज्यूमर जो इसे परचेज करता है। बट इसे पे कौन करता है? इसे पे करता है सप्लायर। नाउ थर्ड नंबर पे, इन केस ऑफ फर्दर सप्लाई टू अवॉइड कॉस्ट कटिंग इफेक्ट आईटीसी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। यानी क्या कि अगर मान लीजिए एक सप्लायर है, उसके बाद सेकंड सप्लायर के पास गया और उसके बाद ये फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है, तो अगर ये जीएसटी लगाएगा, ये जीएसटी लगाएगा और इसके ऊपर जब जीएसटी जाएगा तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और इसके अमाउंट पे भी जीएसटी लग रहा है। तो इस कास्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे इसने 100 रुपये में माल बेचा, फिर इसके पास गया, इसने 100 रुपये पे जीएसटी लगा के दिया, फिर इसके पास 200 गए और 200 पे भी जीएसटी लगाया गया। तो यहाँ पे इस 100 पे एक बार जीएसटी लग चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन अगर आप देखोगे तो 100 ही हुआ है, बट यहाँ पे जो जीएसटी लग गया वो इस 100 पर भी वापस लग गया। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कॉस्ट कटिंग इफेक्ट। और यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर को अल्टीमेटली 300 रुपये पे जीएसटी लग गया, जबकि उसने माल कितने का खरीदा था? केवल 200 रुपये का ही। 100 रुपये का यहाँ जीएसटी लग गया और 200 का यहाँ जीएसटी लग गया। तो इसी को रोकने के लिए आईटीसी का प्रोविजन लाया गया है। और अब हम देखते हैं कि जीएसटी किस तरीके से वर्क करता है। तो मान लेते हैं कि एक सप्लायर है और वो अपने कुछ गुड्स सप्लायर 2 को सोल्ड करता है। लेट से 50,000 के गुड्स वो सोल्ड करता है, जिस पे जीएसटी की रेट जो है वो 12% है। तो ऐसे में 6,000 रुपीज़ जीएसटी आता है और टोटल 56,000 वो इससे चार्ज करता है। अब ये जो 6,000 रुपीज़ है वो सप्लायर 1 गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। और 56,000 यहाँ से लिए, 50,000 अपने गुड्स के रखे और बाकी के 6,000 उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिए। अब सप्लायर 2 जो है वो फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेचता है लेट से 1 लाख रुपीज़ के अंदर, और उस पर भी 12% की रेट से जीएसटी चार्ज करता है 12,000 रुपीज़, और इसलिए वो कस्टमर से टोटल चार्ज करता है 1,12,000 रुपीज़। अब अगर आप यहाँ देखो कि अगर आईटीसी ना हो तो यहाँ पे जो फाइनल कंज्यूमर है उसको 1,12,000 रुपीज़ देने पड़े, प्लस ये 6,000 जो उसके लगे। अगर आप देखोगे तो सप्लायर का ये माल हो जाता 56,000 का। या तो आप सप्लायर का प्रॉफिट कम कर दो, जिसके अंदर सप्लायर जो है वो प्रॉफिट कितना कमाता, क्योंकि सप्लायर ने गवर्नमेंट को 12,000 पे किए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1,12,000 यहाँ से आए, 56,000 यहाँ से चले गए, तो इसके जो प्रॉफिट होता वो कितना होता? 56,000 माइनस 12,000, क्योंकि गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो यहाँ पे आता है ये 48,000, ठीक है। एक मिनट, 48 नहीं, 6 में से 2, 44,000, ठीक है। तो मतलब कि जो सप्लायर 2 है उसको केवल 44,000 का ही प्रॉफिट होता। अब अगर वो सप्लायर चाहता है कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो, तो वो क्या करता? 56,000 में 50,000 और ऐड करता, और फिर जो आता 1,06,000 उसके अंदर प्लस करता वो 12% से, और फिर वो निकालता। बट यहाँ पे आईटीसी है। आईटीसी का मतलब क्या होगा कि इसने जो 6,000 सप्लायर 1 को पे किए थे जीएसटी के, ये जो 6,000 इसने पे किए हैं उसका आईटीसी मिल जाएगा। यानी कि 12,000 जब उसको पे करने होंगे तब गवर्नमेंट को बोलेगा कि 6,000 तो मैंने सप्लायर 1 के थ्रू आपको पे कर दिए, तो वो तो इस 12,000 में से रिड्यूस कर दो, वो तो इस 12,000 में से रिड्यूस कर दो, बाकी जो बचे 6,000 उसमें से मैं आपको कैश में पे कर दूंगा, ठीक है। उसमें से मैं आपको पे कर दूंगा 6,000 में। तो इस तरीके से आईटीसी का इफेक्ट मिलता है। इसको हालांकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी क्या कंडीशन है, किस तरीके से अवेल किया जाता है और ऑल दैट थिंग्स, लेकिन वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। यहाँ मैं आपको एक ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि जीएसटी किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले जीएसटी इसके द्वारा चार्ज किया गया, ये जब फाइनल कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज करता है
और जब गवर्नमेंट को पे करेगा तो इसका पिछला वाला जो आईटीसी है वो ले लेगा। सिमिलरली अगर सप्लायर 1 ने भी कहीं से माल खरीदा था और उसके ऊपर जीएसटी लगा है तो वो भी उसका आईटीसी ले सकता है। ना अब हम समझते हैं कुछ और बातें जीएसटी के रिलेटेड। तो जीएसटी देर आर मेनी स्टेट, अपने इंडिया में कई सारे स्टेट है और वो सब के सब ये कहते हैं कि जीएसटी रेवेन्यू हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब पहले का जो जब बनाया गया था, यानी कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो वहाँ पे ये ध्यान रखा गया था कि दो एक्टिविटीज़ होती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो लेके जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है सेलिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी आप बोल सकते हो। और इस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसका जो है स्टेट उसका हिस्सा बनेगा, यानी कि स्टेट जो है उसका पार्ट लेगा। सेलिंग के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसका पूरा पावर स्टेट के ऊपर है और स्टेट ही उस पर टैक्स कलेक्ट करेगा। और वही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी कि जब आप गुड्स बनाते हो तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कलेक्ट करेगी। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों टैक्स को खत्म करके एक नया टैक्स लाया गया जीएसटी, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग दोनों पे टैक्स एक साथ कंबाइन कर दिया गया और एक टैक्स लगाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि सेंटर कहती है कि ये तो चूंकि एक है टैक्स है तो ये मैं लूँगा, जबकि अलग अलग स्टेट ये बोलते हैं कि भाई हमारा भी तो हिस्सा होगा ना, और हम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल सोल्यूशन निकल के आता था। पहला सॉल्यूशन ये था कि सेंटर पूरा का पूरा हिस्सा अपने पास लगे, यानी कि पूरा का पूरा जीएसटी खुद से कलेक्ट करे और बाद में स्टेट को उसके हिसाब से डिवाइड करे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती, और आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी वाली प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि सेंटर में जिस पार्टी की सरकार होती वो पार्टी अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट में अपनी जो सरकार है वहाँ पे वो ज़्यादा पैसा देती, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट का पैसा देती, और जिनमें उनकी पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पे वो पैसा नहीं पहुँचाती। तो इस वजह से इन्होंने दूसरा सोल्यूशन अपनाया, और वो दूसरा क्या था कि स्टेट को भी पावर दे दी जाए टैक्स कलेक्ट करने की। बट यहाँ पे एक और समस्या आती है जो हम अगले वाले पेज पे देखते हैं। यहाँ समस्या आती है कि मल्टीपल टैक्सेस हो जाएगा कंट्री के अंदर। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने महाराष्ट्र को पावर दे दी कि आप खुद इस पर टैक्स कलेक्ट करो और बाद में आप मुझे सेंटर को दे देना, तो यहाँ पे फिर यहाँ ये होता कि महाराष्ट्र अपना खुद का टैक्स कलेक्ट करता, राजस्थान अपना खुद का टैक्स कलेक्ट करता, दिल्ली अपना खुद का करता, और इस तरीके से 100 ऑन जो 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है वो सब अपने अपने स्टेट में जीएसटी कलेक्ट करते और अपने अपने लॉ बनाते। तो ये मल्टीपल टैक्सेस होता था, और इसलिए और ये चीज़ जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था 1 नेशन 1 टैक्स, उस ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर देते। तो इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को ख़त्म ना हो और ये अचीव रहे, इसलिए क्या किया गया, जीएसटी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और बोला गया कि जैसे जीएसटी जो लगाया जाएगा वो 2 पार्ट में लगाया जाएगा। एक होगा सेंटर जीएसटी और सेकेंड होगा स्टेट जीएसटी। अब स्टेट जीएसटी को आप रिप्लेस कर सकते हो जिस स्टेट का ही जीएसटी, जैसे अगर मान लीजिए महाराष्ट्र का जीएसटी तो आप यहाँ पे बोल सकते हो महाराष्ट्र जीएसटी, राजस्थान का है तो राजस्थान जीएसटी, दिल्ली का है तो दिल्ली जीएसटी, है ना, पश्चिम बंगाल का है तो पश्चिम बंगाल जीएसटी, वेस्ट बंगाल जीएसटी। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से नेम कर सकते हो। अब ये जो जीएसटी लगाया जा रहा है, यानी कि सेंटर जीएसटी जो है और स्टेट जीएसटी जो 2 पार्ट में लगाया जा रहा है, ये कब लगाया जाएगा, ये तब लगाया जाएगा जब इंट्रा स्टेट हो, यानी कि एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर मूवमेंट हो रहा हो। यानी मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर है तो आप दिल्ली के अंदर ही गुड्स को परचेज कर रहे हो और दिल्ली के अंदर ही गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, तब 2 पार्ट में जीएसटी लगाया जाएगा, सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी। और जिस स्टेट का वो पार्ट बनता है उस स्टेट को वो रेवेन्यू दे दिया जाएगा आधा, और आधा सेंटर अपने पास रख लेगी। अब ये जो रेट है ये कैसे डिसाइड होगी, तो जीएसटी की जो भी रेट नोटिफाई होगी, जैसे 12%, तो ऑटोमेटिकली 6% सेंटर के पास चला जाएगा और 6% स्टेट के पास चला जाएगा। आपको खुद को बाइफरकेट करके इनको दोनों को अलग अलग अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं, यानी कि सप्लायर को डिपॉजिट करवाने होते हैं, ठीक है। अब आप किस नज़रिए से पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द कंपनी, यानी अब आपको क्या करना है, आपको इस नज़रिए से देखना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी जीएसटी आप कलेक्ट करोगे अपने कस्टमर से वो आपको 2 अलग अलग अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। अब जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम सरकार के सामने आई कि देखिए इंडिया तो एक है, ऐसा तो है नहीं कि इस स्टेट का मूवमेंट केवल इस स्टेट में ही होगा। कई बार क्या होता है कि राजस्थान के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र से भी सामान मंगवा सकते हैं, मुंबई या गुजरात से सामान मंगवा सकते हैं। गुजरात में सूरत में काफ़ी अच्छे कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ से अगर कोई कपड़े मंगवाता है या दिल्ली से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगवाता है, तो अगर इस तरीके से कहीं से परचेज हो रहा है जो कि डिफरेंट स्टेट से होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि उस सिचुएशन में वापस से जो 2 स्टेट है
एक स्टेट कौन सा, ओरिजिन स्टेट जिन्होंने माल को बेचा है, और एक डेस्टिनेशन स्टेट जहाँ पे गुड्स गया है, माल गया है। जैसे कि मान लीजिए एक राजस्थान का पर्सन है और एक गुजरात का पर्सन है। अब राजस्थान का पर्सन जाता है गुजरात के अंदर और गुजरात से वो कुछ गुड्स खरीदता है, जैसे कपड़े, वो अगर वहाँ से खरीद करके राजस्थान लेकर के आता है बेचने के लिए। अब गुजरात वाला क्या कहेगा, मतलब गुजरात की सरकार क्या कहेगी, क्योंकि माल हमारे यहाँ से बिका है तो हमें जीएसटी दो, और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कौन लगाओ, और जो एसजीएसटी लगाना है वो गुजरात एसजीएसटी लगाओ। जबकि राजस्थान कहेगी कि नहीं, माल हमारे यहाँ पे आया है और अगर आप जीएसटी लगा लोगे तो फिर हम उसका क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जब आईटीसी देने की बारी आएगी तो राजस्थान सरकार मना करेगी कि जब आपने गुजरात में जीएसटी पे कर दिया तो हम उसका आईटीसी क्यों दें। आप समझ रहे हो, जब राजस्थान के अंदर वो माल वापस से बेचा जाएगा तब राजस्थान सरकार बोलेगी कि हम आईटीसी क्यों दे, जबकि आपने गुड्स का जो टैक्स है वो तो गुजरात के अंदर दे दिया। तो मैं आपको, तो यहाँ पे इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वो कहा इंटर स्टेट सप्लाई का। अब ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल लाते हो या सर्विसेज लेते हो, ठीक है, तब वो होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, इसके काफ़ी सारे रूल्स, काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं, उनको हम एक साथ देखेंगे। बट जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा तब क्या होगा, तब सरकार ने कहा, तब नया एक्ट वो लाया गया कि इसको, इस सिचुएशन में हम एक टैक्स को हम कलेक्ट करेंगे जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड टैक्स। अब ये जो इंटीग्रेटेड टैक्स है ये 100% कलेक्ट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे जो भी रूल बनाने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी करना है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जब भी दो स्टेट के बीच में होगा तो दो स्टेट लड़ेंगे नहीं, और हम उसको टैक्स को कलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करेगी, और आधा हिस्सा फिर वो डिसाइड करेगी कि कौन से स्टेट के अंदर जा रहा है। तो जो भी डेस्टिनेशन स्टेट होगा उस डेस्टिनेशन स्टेट को आधा हिस्सा दे दिया जाएगा, यानी कि जो टैक्स को कलेक्ट करने के बाद और जो भी डेस्टिनेशन स्टेट होगा उसको वो हिस्सा दे दिया जाएगा, उसको वो बोला जाएगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेट कौन था, राजस्थान का, तो राजस्थान को कंप्लीट जीएसटी का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये आपका जीएसटी पकड़ो। अब जब राजस्थान में माल बेचा जाएगा और जब जीएसटी लगेगा, तो चूंकि राजस्थान में ही जीएसटी लगा है तो वो आईटीसी भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड टैक्स आया कम, एंड दिस टैक्स इज कलेक्ट बाई सेंटर एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज सेंटर एंड अनदर इज फॉर स्टेट, और स्टेट का शेयर जो है वो दिया जाएगा डेस्टिनेशन स्टेट को। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो हम कह सकते हैं कि जीएसटी में 3 जीएसटी हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक है सेंटर जीएसटी, सेकेंड वन इज स्टेट जीएसटी, और थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या हुआ कि जो इंटर स्टेट वाला पार्ट है वो डिफरेंस है, और उसके यहाँ पे इन्होंने रूल वगैरह बनाए हुए हैं। बाकी बोला गया है कि आप सेंटर से कॉपी कर लो, ठीक है, बाकी सब आप सेंटर से कॉपी कर लो, और स्टेट को बोला गया है कि आप भी सेंटर से कॉपी ही करोगे, लेकिन कुछ एक रूल, कुछ एक चीज़ें वहाँ पे बोली गई है कि आप इनको डिफरेंस कर सकते हो, इनको डिफरेंट कर सकते हो। जैसे लेकिन रेट को आप डिफरेंस नहीं कर सकते, तो रेट जो है सेंटर में और स्टेट में सेम रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे सेंटर में किसी प्रोडक्ट पे 6% है और वहाँ पे जाकर के 7% हो गई, तो ऐसे में आपको 13%, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों जगह रेट जो है सेम मिलेगी। जहाँ पर भी प्रोडक्ट अगर सेंटर में एग्जाम्प्ट है तो स्टेट में भी एग्जाम्प्ट होगा, अगर सेंटर में टैक्सेबल है तो स्टेट में टैक्सेबल होगा। तो हर एक ये चीज़ें सेम है, कुछ एक माइनर डिफरेंस हो सकते हैं, हालांकि कहीं ज़्यादा स्टेट जो है सेंटर को ही कॉपी करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा जीएसटी वर्क करता है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो गुड्स है वो 50,000 का सोल्ड किया गया और जीएसटी जो है वो 12% है। तो इस पर किस तरीके से जीएसटी लगाया जाएगा, मानते हैं कि ये इंटर स्टेट जीएसटी है, तो इंटर स्टेट जीएसटी में सेंट्रल का पार्ट चला जाएगा 6% के हिसाब से 6,000 आता, 6,000 का जो हाफ है यानी 3,000, या आप ये कह सकते हो 12% का हाफ 6% होता है, तो 6% ऑफ 50,000 3,000 आका, और 3,000 हम ले जाते किसको, सेंटर को दे देते, और 3,000 ही हमें स्टेट वाले में जमा कराना है, जिस भी स्टेट के हम निवासी हैं, जिस भी स्टेट के हमने वो माल बेचा है। अब अगर बात किया जाए रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर ये याद रखिएगा कि आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यानी आपको क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक तो सेंटर का और एक बाकी 28 स्टेट प्लस 9 यूनियन टेरिटरी, यानी आपको इतने सारे रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। हालांकि जब भी आप सेंटर का रजिस्ट्रेशन लेते हो तब अगर आप वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन के अंदर या अगर आप लिख लेते हो कि हमें इस स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो एक ही जो आपका कॉपी होती है उससे आपको
निकल जाता है कि फॉर्म से आप जो है मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि 28 स्टेट में लेना है तो आपको 28 बार फॉर्म भरने पड़ेंगे, नहीं। अगर आपका, जैसे आपको पता है कि मेरी इन 5 राज्यों में ब्रांच है, तो आप क्या करोगे, एक फॉर्म भरोगे इन 5 का प्लस सेंटर का एक साथ ले लोगे। प्लस जब भी अगर आप ब्रांच इंक्लूड करते हो या जब भी आपको और स्टेट में लेना है तो आप इसका जो एक अलग फॉर्म भर के फिर आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन भी काम करता है। चलिए अब हम समझते हैं जीएसटी का कंप्लीट ओवरव्यू कि जीएसटी को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और जीएसटी किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए, जब भी कोई टैक्स होता है तो उसमें 3 पार्ट में मानता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है लेवी, ठीक है। लेवी का मतलब हो गया कि ऐसा कोई इवेंट जब हम उस टैक्स को कलेक्ट करेंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब कलेक्ट करेगी या सेंट्रल या स्टेट जो भी गवर्नमेंट है वो कब जीएसटी कलेक्ट करेगी, यानी कि कब ये कहेगी कि हमें जीएसटी चाहिए। तो ये एक तरीके का इवेंट है जो ट्रिगर करता है जीएसटी का, ठीक है। अब ये इवेंट कौन सा है, ये इवेंट कहलाता है सप्लाई। ये इवेंट क्या है, सप्लाई। अब ये सप्लाई एकदम नया वर्ड है तो इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। बट सप्लाई जब भी होगा तब गवर्नमेंट कहेगी हमें जीएसटी चाहिए, अनलेस अदरवाइज कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कोई हमने उसको माफ़ी नहीं दी हुई है या 0 रेट से टैक्सेबल नहीं है, सब चीज़ें देखी जाएगी। बट अगर सप्लाई है तो आप ये प्राइमा फेसिया मान के चलिए कि आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। उसके बाद सप्लाई होनी चाहिए और सप्लाई के अंदर प्लेस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर प्लेस इंटर स्टेट हो जाता है, इंटर स्टेट तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा जैसे हमने कहा था। और अगर इंट्रा स्टेट है, यानी कि वन स्टेट से उसी स्टेट के अंदर अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो इस तरीके से हमें याद रख के चलना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू, यानी हमने ये तो निकाल लिया कि किस इवेंट पे टैक्स लगेगा, बट कौन सी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, तो यह वैल्यू निकाली जाती है और उस वैल्यू पे फिर टैक्स लगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट निकल के आता है रेट। तो जब आपने इवेंट निकाला यानी कि टैक्स लगेगा, इस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अब बात आती है रेट की, तो रेट को नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल। अब ये क्या होता है, ये हमारा एक टॉपिक है, वहाँ अपन इसको देखेंगे। बट जीएसटी काउंसिल में जो जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बैठते हैं, प्लस एक सेंटर के जो फाइनेंस मिनिस्टर है। इस समय सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, ये आपका काम है। नाउ रेट के अंदर कुछ रेट है जो कि नॉर्मल रेट के अंदर दिया हुआ है, कुछ है जहाँ पे कंपोजिशन स्कीम दी गई है, यानी कि छोटी रेट दी गई है, छोटे डीलर्स के लिए एक कम रेट दी गई है, ठीक है। तो वो कब होता है वो हम देखेंगे। और एक 3rd नंबर पे दिया गया है, कंपोजिशन में भी नॉर्मल कंपोजिशन है और एक स्पेशल कंपोजिशन स्कीम है, तो दोनों को अपन डिसाइड करेंगे। और एक एग्जाम्पशन है, यानी कि रेट के अंदर ही इन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना है। यानी कि क्या हुआ, चार्ज निकाल लिया यानी कि सप्लाई हो गई, बट फिर भी रेट क्या है, या तो एग्जम्प्ट किया गया है या 0 रेट है, तो हमें टैक्स नहीं देना है। उसके बाद बात करते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शन में क्या होता है कि कब ये कलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि देखिए सप्लाई हो गई लेकिन गवर्नमेंट आपसे कब कलेक्ट करेगी। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने सप्लाई की आपसे बोलेगी कि लो टैक्स लो, तो एक टाइम पीरियड रहेगा जब वो जो सरकार है वो आपसे टैक्स का कलेक्शन करेगी। नेक्स्ट आता है पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। अब सरकार को पे कौन करेगा, हमने तो बोल दिया कि ये जैसे ये सप्लायर है और ये कस्टमर है तो सरकार को सप्लायर पे करेगा, बट ये लिखा हुआ तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए सप्लायर पे करेगा, ये लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर भी ऐसे ही एक रूल है कि जहाँ पे सप्लायर पे ना करके के रिसिपेंट यानी कि ये जो कस्टमर है ये पे करेगा। हालांकि ये बहुत ही कम गुड्स और सर्विसेज पे है, बट कुछ एक गुड्स और सर्विसेज यानी कि मुश्किल से 10-15 सर्विसेज है और 5-7 गुड्स है, इन पे सप्लायर पे ना करके रिसिपेंट पे करता है। एंड 3rd नंबर पे आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे आपके अमेजोन हो गए या फिर ओला उबर हो गए या फिर ओयो होटल्स जो है, तो इस तरीके के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली अपना वर्क चला रहे हैं, तो वो भी टैक्स के लिए लाइबल होंगे। ना तो सप्लायर लाइबल होगा ना कस्टमर लाइबल होगा, बट ये थर्ड पार्टी यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये लाइबल होंगे। बट उनमें भी कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है, वो हम देखेंगे कि ये कब लाइबल होते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में जीएसटी को फुल फ्लेज में स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।